नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ यात्री विमान, यात्रियों में 5 भारतीय थे मौजूद। जांच के लिए गठित की गई 5 सदस्यीय टीम। सेना प्रमुख की चीन को चेतावनी, आर्मी डे पर दिया बड़ा बयान, कहा एलएसी पर हम पूरी तरह से हैं तैयार। पीएम मोदी ने वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, कहा भारत के संकल्पों और सामर्थ्य का प्रतीक है ये ट्रेन। अपने 67वें जन्मदिन पर मायावती ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बैलेट पेपर से हो चुनाव। शशि थरूर के सीएम बनने के अरमान पर फिरा पानी, केरल के नेताओं ने कहा हाई कमान का क्लियरेंस जरूरी। खबरों के सिलसिले में शुरुआत करते हैं आज के सबसे बड़ी खबर के साथ। नेपाल के पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर येती एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। उसका उद्घाटन अभी 2 हफ्ते पहले ही नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहन प्रचंड की ओर से किया गया था। उन्होंने 1 जनवरी को चीनी सहायता से निर्मित क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करते हुए कहा था कि पोखरा का अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के साथ संबंध स्थापित हो गया है। लेकिन अब पोखरा में यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिसमें 5 भारतीयों समेत सभी यात्रियों की मौत की खबर सामने आ रही है। डॉक्टर साहब, चीन की मदद से यह पूरा एयरपोर्ट तैयार किया गया था, कहां कमी रह गई? देखिए, चीन का सामान ही गड़बड़ होता है। चीन की दोस्ती दुश्मनी से ज्यादा खतरनाक। अब आपको मैं बता दूं कि ये नेपाल जो ऑलरेडी पाकिस्तान की तरह डेट ट्रैप में है, मतलब कर्ज इतने ले चुका है नेपाल कि वो वापस नहीं कर सकता। इसके बावजूद चाइनीज दबाव के तहत नेपाल ने पोखरा के अंदर चाइनीज बैंक से $216 मिलियन लेकर, हालांकि इतने में तो इस तरह का कोई बहुत बड़ा, बहुत ही स्टेट ऑफ आर्ट एयरपोर्ट नहीं है, लेकिन नेपाल में तो जो पॉलिटिकल क्लास है, प्रधानमंत्री से लेकर सारे भ्रष्टाधि भ्रष्ट हैं, तो पैसा भी खूब खाया गया और चाइनीज इंटरेस्ट को सर्व किया गया। जिस प्लेन की दुर्घटना हुई है, जिस दिन इनॉग्रेट किया गया, यही प्लेन उस दिन लैंड हुआ था, यही प्लेन टेक ऑफ किया था, इसलिए कोई दिक्कत तो उसमें नहीं थी। लेकिन बहुत सारे सवाल हिंदुस्तान के नज़रिए से पूछा जाना चाहिए नेपाल से कि आप इस तरीके से चाइनीज को आप अंदर आने दोगे तो ये जैसे श्रीलंका ने एक बंदरगाह बनवा लिया था हम्बनटोटा, पैसे वापस कर नहीं सके तो उसके ऊपर वो चीन ने कब्जा कर लिया। अब वहाँ पे चाइनीज स्पाई शिप्स और डिफेंस शिप्स जो है वहाँ पे पोर्ट हो रहे हैं। तो कल क्या नेपाल हिंदुस्तान की दोस्ती का सिला इस तरीके से देगा कि जब वो पैसे वापस ना कर पाए तो वहाँ पे क्या चाइनीज फाइटर प्लेन्स लगेंगे, वहाँ पे चाइनीज एयरफोर्स के फाइटर जेट्स लगेंगे वहाँ पे। तो हिंदुस्तान को कुछ कड़ा रुख नेपाल के प्रति लगाना ज़रूरी है। ये घटनाएं हुई हैं, बहुत ही दुखद है। जो लोगों की जान गई है, उनके प्रति भारत और तमाम प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया संवेदनाओं के साथ साथ। लेकिन नेपाल में ये जो वामपंथी ये जो खेल खेल रहे हैं, इसके ऊपर भी हिंदुस्तान को नज़र रखने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, यानी कि इस पूरी दुर्घटना के पीछे कहीं ना कहीं नेपाल के पीएम की गलती बताई जा रही है, जिसका खामियाजा मासूम लोगों को अपनी जान गंवाकर भुगतना पड़ा। आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। 75वें आर्मी डे परेड के मौके पर देश के सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने चीन को एक बार फिर से चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि हम एलएसी पर किसी भी हरकतों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि पिछले साल सेना ने सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का मजबूती के साथ सामना किया और सीमाओं की सक्रिय और मजबूती से सुरक्षा भी सुनिश्चित की गई। डॉक्टर साहब, सेना प्रमुख की चेतावनी से चीन पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, आर्मी डे के दिन सेना की तरफ से क्लियर कट मैसेज देश के दुश्मनों को जाता है। वैसे दुश्मन जो बॉर्डर के बाहर है और ऐसे दुश्मन जो बॉर्डर के अंदर है, पाकिस्तान और चीन दोनों को आज
बड़ी चेतावनी दी गई है कि बॉर्डर पे अगर आपने कोई भी हरकत की तो हिंदुस्तान की सेना आपको मुंह तोड़ जवाब देगी और उसकी पूरी तैयारी हमारी पास है। अब इस तरह के बयान इसलिए आ रहे हैं कि हमने देखा किस तरीके से अभी तवांग के अंदर ये चाइनीज चूजे बॉर्डर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, रंगे हाथ पकड़े गए, पिट के वापस गए। तो ये जो लगातार चीन हिंदुस्तान के साथ पंगा लेने की कोशिश कर रहा है, कभी पाकिस्तान को हथियार देके, कभी नेपाल को पुश करके, नेपाल में सरकार को बदल के, श्रीलंका को बकायदा आर्थिक सहायता के नाम पे उसको घेरने की कोशिश, ये हिंदुस्तान को जो सर्किल करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके लिए इस तरह के जवाब, इस तरह की कार्रवाई बहुत ही स्वागत योग्य है। ये सरकार जब से आई है, चीन को पहली बार हिंदुस्तान की तरफ से ईंट का जवाब पत्थर से मिल रहा है। अदरवाइज पुरानी सरकारें तो चीन की इन हरकतों के ऊपर चुप्पी साध दिया करती थी। अच्छी बात यह है कि हमने दुश्मन को पहचान लिया है और दुश्मन से डील करने की जो कला है वो भी हिंदुस्तानियों ने सीख लिया है। जी, अब सेना प्रमुख ने चीन को खुली चेतावनी दे डाली है, जिसके बाद अब चीन की चिंता बढ़ने वाली है। आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी देश को कई सौगातें दे रहे हैं। इसी बीच अब प्रधानमंत्री की ओर से आंध्र प्रदेश को भी एक बड़ी सौगात दी गई है। अब पीएम के नेतृत्व में दक्षिण को दूसरे वंदे भारत की सौगात मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सिकंदराबाद को विशाखापट्टनम से जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस से श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बहुत फायदा होने वाला है। इस ट्रेन से सिकंदराबाद और विशाखापट्टनम के बीच लगने वाला समय भी अब कम हो जाएगा। ये ट्रेन एक तरह से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की साझा संस्कृति और साझा विरासत को जोड़ने वाली है। डॉक्टर साहब, पीएम मोदी के इस कदम से क्या उनको 2024 लोकसभा चुनाव में फायदा होगा? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 7-8 सालों में जो कुछ किया है, जो योजनाएं उन्होंने शुरुआत की, अब वो वक्त आया है कि उसका वो उद्घाटन करे। उद्घाटन समारोह हो रहा है, हरी झंडी दिखाई जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि टाइम पे मोदी सरकार ने डिलीवर किया है। वंदे भारत ऐसी ट्रेन है जो एक बार उस पर चढ़ जाता है वो उस ट्रेन का मुरीद हो जाता है। मैंने आज तक नहीं सुना कि कोई वंदे भारत पे सफ़र करके आया हो और बिल्कुल गद जो कहते हैं कि गर्व की अनुभूति होती है कि हिंदुस्तान में इस तरह की ट्रेनें चल रही हैं। सब कुछ मेक इन इंडिया है और अभी तो बहुत जगह ट्रैक्स जो हैं वंदे भारत के लिए तैयार नहीं है। ये 180 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से चल सकता है, लेकिन फिलहाल ये 130 किलोमीटर के एवरेज से वो चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी और भी पोटेंशियल्स हैं। लेकिन आपने 2024 को लेकर के पूछा, अगले 1 साल तक प्रधानमंत्री कभी क्रूज को हरी झंडी देते हुए दिखाई देंगे, तो कभी वंदे भारत को, तो कहीं हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन कर रहे होंगे, कहीं एम्स, कहीं आईआईटी। तो ये जो तमाम काम किए गए हैं उसका उद्घाटन एक ये संदेश देश की जनता को देने के लिए कि प्रधानमंत्री मोदी 8 साल से बैठे हुए नहीं हैं, बल्कि योजनाओं को जमीन पे उतार रहे हैं और बहुत ही सक्सेसफुली देश को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। कहते हैं कि किसी देश की तरक्की उसकी सड़कों की कनेक्टिविटी से पता लगती है, और अब देश को प्रधानमंत्री वंदे भारत एक्सप्रेस के जरिए जोड़ने में जुटे हुए हैं, जिसका फायदा उन्हें कहीं ना कहीं 2024 में भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने 67वें जन्मदिन के अवसर पर राजधानी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मायावती ने कहा कि बीएसपी का जनाधार कम नहीं हुआ है। उन्हें लगता है कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है। अगर ऐसा नहीं है तो केंद्र सरकार और मुख्य चुनाव आयोग सामने आए और बैलेट पेपर पर चुनाव करवाएं। इससे मालूम पड़ जाएगा कि उनके साथ कितना वोट है और हमारे साथ कितना वोट है। डॉक्टर साहब, मायावती ने क्या अपनी हार पहले ही मान ली है? देखिए, मायावती की स्थिति अब पहले जैसी नहीं रही, ये एक सही बात है। लेकिन कोई लीडर ये कहेगा कि उसकी पॉपुलरिटी कम हो गई है, उसके समर्थक छोड़ के चले गए हैं, उसके लीडर्स जो है अब उनके साथ नहीं हैं, वो चुनाव नहीं जीत सकती, ये कोई भी लीडर नहीं कहेगा। तो कुछ तो बहाना देना ही होगा। अखिलेश यादव देते हैं, राहुल गांधी भी देते हैं, बहुत सारे वामपंथी देते हैं, बहुत सारे देश में लोग हैं जो ये कहते हैं कि भाई ईवीएम की वजह से जीत हो रही है।
अगर ईवीएम की वजह से जीत हो रही होती तो भारतीय जनता पार्टी हिमाचल नहीं हारती। ईवीएम से जीत हो रही होती तो भारतीय जनता पार्टी अभी दिल्ली में जो एमसीडी का चुनाव हुआ है वो नहीं हारती। तो ये बेकार की बातें हैं। लेकिन इससे इम्पॉर्टेंट जो अनाउंसमेंट जो मायावती ने आज की है वो ये कि आने वाले चुनाव में बीएसपी अकेली चुनाव लड़ेगी। मतलब उत्तर प्रदेश हो या किसी और राज्य में जहां विधानसभा के चुनाव वो लड़ती हैं, वो और लोकसभा के चुनाव में वो किसी गठबंधन में नहीं जाएंगी। मतलब वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। तो कांग्रेस पार्टी के लिए भी ये झटका और उन तमाम प्रधानमंत्री का सपना बुनने वाले नेताओं के लिए भी एक झटका जो ये सोच रहे थे कि हर पॉलिटिकल पार्टी को जोड़ के वो एक कोई बहुत बड़ा महागठबंधन देश में बनाएंगे। मायावती ने कह दिया कि हम तो अकेले लड़ेंगे, किसी गठबंधन का हम हिस्सा नहीं होने वाले। तो ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट खबर मायावती के जन्मदिन के अवसर पे उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस से आई है। जी बिल्कुल, यानी कि अब मायावती को अपनी हार का एहसास हो चुका है और उन्होंने चुनाव होने से पहले ही ईवीएम को दोष देना भी शुरू कर दिया है, जिससे अब विपक्ष की भी परेशानी बढ़ने वाली है। आगे बढ़ते हैं और आज की आखिरी बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने अपने बयान पर से पलटी मार ली है, जिसमें उन्होंने केरल का मुख्यमंत्री बनने का अरमान जाहिर किया था। उन्होंने कहा कि वो सीएम की कुर्सी संभालने को तैयार नहीं है और जो काम वो 14 साल से कर रहे हैं वही करते रहेंगे। हालांकि इससे पहले उन्होंने सीएम बनने की इच्छा जाहिर की थी और कहा था कि वो सीएम पोस्ट के लिए बिल्कुल तैयार हैं। डॉक्टर साहब, थरूर के इस यूटर्न की वजह क्या है? देखिए, थरूर साहब को कांग्रेस पार्टी छोड़नी पड़ेगी। वो रीजन मैं बता देता हूं। गांधी परिवार से पंगा लेकर कोई कांग्रेस में रह नहीं सकता। वो मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ वो चुनाव लड़े, सोनिया गांधी के मना करने के बावजूद वो चुनाव लड़े, ये जानते हुए कि मल्लिकार्जुन खड़गे गांधी परिवार के कैंडिडेट हैं, इसके बावजूद वो चुनाव लड़े। और लड़ने के बाद उन्होंने क्या किया? हार तो गए, लेकिन फिर हुआ ये कि वो केरल वापस आकर के वो केरल में एक जिस तरीके से यात्रा पे राहुल गांधी निकले हुए हैं, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के राज्यों में अलग अलग यात्राएं हो रही हैं, ये भी यात्रा लेकर के निकल गए अपने आप को कांग्रेस पार्टी का सीएम फेस बनाने के लिए। अब वो तो सिर्फ कॉपी कर रहे हैं। राहुल गांधी पीएम फेस बनने के लिए भारत जोड़ो यात्रा कर सकते हैं, तो वो केरल में तो घूम ही सकते हैं। लेकिन गलती क्या हुई कि भले व्यक्ति हैं, राजनीति में जो घाघपन होना चाहिए वो उनको मालूम नहीं, मुंह से इनके निकल गया कि भाई मैं सीएम बनने के लिए तैयार हूं। प्रेस ने बता दिया और बाकी गांधी परिवार की तरफ से ये कह दिया गया होगा कांग्रेसियों को कि केरल के अंदर में कि पीछे पड़ जाओ इसको। अब दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, ये जो शशि थरूर का जो टोन एंड टेम्पर नजर आ रहा है कि अपने मन से यात्रा निकालना, अपने मन से डिक्लेयर कर देना, ये इस बात की ओर संकेत है कि वो ज़्यादा दिन तक कांग्रेस पार्टी में नहीं रहेंगे। किसी दिन अचानक से घोषणा हो जाएगी कि शशि थरूर भारतीय जनता पार्टी के सीएम कैंडिडेट बन गए। तो ये पूरी कहानी है जी, यानी कि अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं। यही अब थरूर के साथ हो रहा है, क्योंकि इसकी पूरी कमान कांग्रेस के हाई कमान के पास है। हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।